हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम भारत परिषद अधिनियम 1861 पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1858 का एक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि कंपनी के शासन की जो भारत के शासन की जो बागडोर थी वह कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में ले ली और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। संसद द्वारा भारत संबंधी मामलों की देखभाल के लिए ब्रिटिश एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर की नियुक्ति की गई, जो भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाता था और उनके प्रतिनिधि के रूप में अब वायसराय भारत में शासन करने लगा। इस तरह से भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग का नाम सामने आता है, जो भारत के पहले वायसराय बने। और वही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में भी अगर हम पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आता है। गवर्नर जनरल का जो पद था अब वह वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो हुआ 1858 के एक्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा कि जो काफ़ी समय से पुराना एक ढांचा चला आ रहा था शासन व्यवस्था का, उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के इसी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए संवैधानिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 बनाया गया और उसके जो मुख्य प्रावधान थे उस पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला मुख्य प्रावधान था वह यह रहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वें सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। 1858 तक के एक्ट तक वायसराय की मदद के लिए 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब क्या किया गया, एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि एक विधिवेत्ता व्यक्ति होता था और कानून संबंधी मामलों में वायसराय को परामर्श देता था। उसकी नियुक्ति की गई। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो का सिस्टम प्रारंभ किया। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? तो जिस प्रकार से आधुनिक कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, उसी प्रकार से लॉर्ड कैनिंग ने जो उसके कार्यकारी परिषद के 5 सदस्य थे उन सभी में एक एक विभाग का बंटवारा कर दिया और इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रारंभ हुआ। जो 5 अलग अलग विभाग बनाए गए, पोर्टफोलियोज बांटे गए, वो क्या क्या थे? होम, मिलिट्री, लॉ, फिनेंस एंड रेवेन्यू। तो अब ये जो 5 विभाग थे से संबंधित जो सदस्य थे वो अपने मामलों की रिपोर्ट सीधे वायसराय को करेंगे और एक प्रकार से मंत्रालय सिस्टम का या कैबिनेट सिस्टम का जो नींव डाला गया वह इसी एक्ट में डाल दिया गया था। इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसका विस्तार किया गया। उसमें 5 सदस्य तो नियुक्त होते थे, इसके अलावा 6 से लेकर के 12 के बीच में सदस्यों को मनोनीत करने का जो अधिकार था यह किसे दिया गया? तो वायसराय को दिया गया। अब वायसराय जो थे वह इसमें कुछ नए सदस्यों को मनोनीत भी कर सकते थे, जिनकी संख्या 6 से लेकर के 12 के बीच में होगी। इसमें आधे जो सदस्य थे वह गैर सरकारी व्यक्ति थे, जबकि आधे जो सदस्य थे वह सरकारी व्यक्ति होते थे। और सरकारी व्यक्तियों में जो आते थे, जो ऑफिशियल मेंबर्स होते थे कार्यकारी परिषद में, जिन्हें वायसराय मनोनीत करता था, वह या तो ब्रिटिश सिविल सर्विस से चुन के आते थे या फिर ब्रिटिश मिलिट्री सर्विसेज के अधिकारी होते थे, जबकि जो बाकी के आधे सदस्य थे उन्हें पूर्णतः अपने विवेक पर ही वायसराय मनोनीत करते थे। तो इन एडिशनल मेंबर्स में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, इसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय लोगों की भी नियुक्ति की। ये 3 भारतीय लोग कौन कौन थे? बनारस के महाराज, पाटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ये तीनों ही लॉर्ड कैनिंग के विश्वसनीय और नज़दीकी व्यक्ति माने जाते थे। वस्तुतः इन लोगों को नियुक्त करके ब्रिटिश सरकार ने या वायसराय ने भारतीयों को तुष्ट करने का या संतुष्ट करने का प्रयास था। यह कह सकते हैं कि तुष्टिकरण की नीति अपनाई कि 1857 के विद्रोह के समय जो भारतीय लोगों की विद्रोह की भावना उन्हें देखने को मिली, तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो यह बात थी ही कि ये लोग हमसे असंतुष्ट हैं, हमारे खिलाफ कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। तो वह यह जताना चाहते थे कि हम आपके लोगों को साथ में लेकर के शासन कर रहे हैं और आपके लोगों को भी हमने शासन व्यवस्था में शामिल किया है। तो इसी के अंतर्गत भारतीय लोगों को भी इस अपनी कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया। कार्यकारी परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया। एक नया जो संशोधन हुआ वह यह था कि 1861 के एक्ट में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी कानून बनाने या उसमें संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। यह एक प्रकार से विकेंद्रीकरण का प्रारंभ था।
इसके पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें भी यह प्रयास किया गया था, किंतु 1833 का जो एक्ट था उसमें पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था और लॉ बनाने का जो भी अधिकार था सभी कुछ सेंट्रल लेजिस्लेचर को दे दिया गया था। किंतु 1861 का जो एक्ट था इसमें पुनः बम्बई, मद्रास और पंजाब वगैरह में जो नई प्रेसिडेंसियां स्थापित हुई थी उन सभी को अपने अपने लिए कानून बनाने का या उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह यह था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में बिना विधान परिषद की अनुमति के भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और इस प्रकार के अध्यादेश की वैधता कितने दिनों की होती थी? तो 6 महीने तक, अर्थात जो अध्यादेश होते थे वह 6 महीने तक प्रभाव में रह सकते थे बिना पारित हुए। विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेचर में जहां भी बिना पारित हुए भी 6 महीने तक ये काम कर सकते थे। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई अध्यादेश पारित किया जाता है तो उसकी वैधता भी 6 महीने तक रहती है। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है इसके भी बीज कहीं ना कहीं 1861 का जो एक्ट था उसमें ही बोया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1861 का जो एक्ट था वह संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था और यूँ कहें कि संवैधानिक विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।